नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है चार बेटियों की लाचार माँ। माँ, तुम अपना सामान पैक करो और चारों बेटियों के साथ निकल जाओ मेरे घर से। अब हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते हैं। बेटे की बात सुनकर बूढ़ी माँ, जिसकी चार चार बेटियां हैं, वह स्तब्ध रह गई। आंखों में आंसू भरकर पार्वती जी कहती हैं, बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी चार चार बेटियों को लेकर। एक तुम ही तो मेरा एकमात्र सहारा हो। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं है। अगर तुम मुझे मेरी बेटियों को घर से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? मैं किस तरह से अपनी बेटियों का विवाह करूंगी? पार्वती जी की बात सुनकर बहू भागती हुई आकर कहती है, हमने ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का। तुम सब गांव के गंवारों को अपने पास रखकर मुझे कितनी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है, यह तो मैं ही जानती हूँ। अब नहीं करूँगी। मैं हाई फाई सोसाइटी में रहती हूँ। मेरी सारी सहेलियाँ हाई फाई सोसाइटी की हैं। तुम लोगों की वजह से मैं उन्हें अपने घर में बुला नहीं पाती हूँ। तुम लोगों को देखकर वह लोग मुझ पर हंसेंगे। इसीलिए निकल जाओ मेरे घर से। अब मुझे फ्री होकर रहने दो। बेटा, तुम्हारा इतना बड़ा घर है, उसमें पीछे का एक कमरा मुझे दे दो। मैं तो वैसे भी तुम्हारे इतने बड़े घर में नहीं आती हूँ। मेरी बेटियां भी नहीं आती हैं। जैसे तुम लोग कहते हो हम उसी तरह से रहते हैं, फिर भी हमें घर से निकाल रहे हो। पिताजी के जाने के बाद एक तुम ही तो अपनी बहनों का सहारा हो। और भूल गए क्या, पिताजी ने मरते समय तुम्हें क्या कहा था कि अपनी माँ का ख्याल रखोगे, बहनों की पढ़ाई करवाओगे और उनकी शादी भी करोगे। और मुझसे भी यही कहकर तुमने गांव की जमीन को बिकवा दिया था कि मुझे और अपनी बहनों को शहर लेकर चलोगे, उन्हें अच्छे से पढ़ाओगे, लिखाओगे और उनकी शादी भी करवाओगे। इसी वजह से मैंने तुम्हारे कहने पर गांव का घर और जमीन दोनों बेच दिया था कि चलो, उसके पिताजी के जाने के बाद उसका बड़ा भाई है जो अपनी बहनों को संभाल लेगा। लेकिन अपनी सारी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहते हो। अब तो हम गांव भी वापस नहीं जा पाएंगे, और गांव गए भी तो वहां क्या करेंगे? ना तो घर पर कुछ बचा है, ना ही जमीन। तभी बहू उनके कमरे से एक बैग में सारे कपड़े पैक करके दरवाजे के बाहर फेंकते हुए कहती है, अमित, अब तुम्हारी माँ इस घर में एक दिन भी अपनी बेटियों के साथ रुकी तो समझ लेना मैं इस घर को छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम्हारी चार चार बहनों और बुढ़िया माँ को अपने साथ रखूं। अगर तुम्हें अपनी बहनों और माँ को अपने साथ रखना है तो मैं चली अपने मायके और अपने डैडी से कह दूंगी कि अपने दामाद की जगह पार्टनर किसी और को बना लो। यह बात सुनकर अमित घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं डार्लिंग, ऐसे कैसे तुम मायके चली जाओगी? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर तुम मायके चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? अमित यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर वह सुरेखा के डैडी की वजह से ही अपने बड़े बंगले में रह रहा था। वो इनके बिजनेस में पार्टनर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, यह सारी शान शौकत सुरेखा के पिता की वजह से ही है। अगर सुरेखा मायके चली गई तो उसके डैडी भी मुझसे नाराज हो जाएंगे, तो मेरा सारा ऐशो आराम छिन जाएगा। दरवाजे पर पड़े हुए बैग उठाकर माँ के हाथ में थमाते हुए अमित कहता है, माँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तुम्हारी बहू ने क्या कहा है? अभी भी घर की दहलीज पर खड़ी हुई हो। निकल जाओ अपनी बेटियों को लेकर। पार्वती जी की बड़ी बेटी सीमा, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, कहती है, भैया, आप माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। बचपन में हम सभी लोग साथ में खेले हैं। मुझे तो अपने भाई पर कितना गुमान था, लेकिन आपके व्यवहार को देखकर मन बड़ा दुखी हो गया है। मुझे तो लगा था कि पिताजी के जाने के बाद आप हम सबकी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगे। माँ और पिताजी ने आपको कितनी मुश्किलों से पढ़ाया है। घर के सबसे बड़े बेटे हो, आपसे हम सबकी बड़ी उम्मीदें हैं। आज आपके पास सब कुछ है, इतना बड़ा बंगला जैसा घर है,
बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, खूब सारा पैसा है, तो क्या अपनी बूढ़ी माँ और बहनों को नहीं रख सकते हो? चिल्लाते हुए बहू कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारी अकेली माँ और बेटी होती तो घर के किसी कोने में रख भी लेते। पूरी की पूरी पलटन साथ में लेकर चलती है तुम्हारी माँ, और अब 4 बेटियों को रखना मेरे बस का नहीं है। इसने इसीलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। हमने इधर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो तुम लोगों को अपने इधर रखेंगे और खर्चा भी उठाएंगे। मेरे मायके में सभी लोग बहुत पैसे वाले हैं। कभी कभार वह हम लोगों से मिलने आते हैं और तुम लोगों के बारे में पूछते हैं तो मुझे बताते में भी शर्म आती है। कभी भी मैंने उन लोगों को यह नहीं बताया कि तुम लोग हमारी ननद हो या यह बुढ़िया मेरी सास है, क्योंकि कहीं से भी तुम लोग मेरे स्टेटस के लगते नहीं। इसीलिए अब तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ। यह घर मेरे डैडी का दिया हुआ है, इसमें मेरा पति और मैं रह सकती हूँ। मेरे पिताजी का इतना बड़ा कारोबार है जिसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। दरअसल सुरेखा को यही चिंता थी कि कहीं ऐसा न हो कि उसका पति अमित अपनी माँ और बहन के प्यार की वजह से पिघल जाएगा और उनकी पढ़ाई लिखाई के खर्चे और शादी ब्याह का खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए सुरेखा पहले ही यह प्लान बना लेती है कि माँ बेटी को घर से निकालना ही बेहतर है, और यह सब करने के लिए वह अमित को धमकी भी देती रहती थी कि अब तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अपने डैडी के बिजनेस से निकलवा दूंगी। अमित को पैसा और शान शौकत बहुत ज़्यादा पसंद है। जिंदगी के ऐशो आराम के लिए माँ और बहन को छोड़ सकता है, लेकिन अपनी जिंदगी के ऐशो आराम को नहीं छोड़ सकता। थोड़ा बहुत अमित अगर माँ की तरफ खींचता भी है तो वह अपनी डैडी की धमकी देकर उसे अपनी तरफ कर लेती है। सुरेखा बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अमित को ऐशो आराम की जिंदगी कितनी पसंद है, और अपनी बूढ़ी माँ और बहनों की वजह से वह लग्जरी लाइफ को कभी नहीं छोड़ेगा। सुरेखा कहती है, माँ जी, अभी भी कुछ बचा है क्या? उठाओ अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से। भाभी, अब आप एक शब्द भी मत बोलिएगा। बहुत बेइज्जती कर ली माँ की। अब कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओहो, देखो तो सही तुम्हारी बहन के नखरे। गुरूर तो ऐसा भरा हुआ है जैसे कहीं की महारानी हो। महारानी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन आपकी फालतू की बातें अब नहीं सुनूंगी। जब तक आपके घर में रही थी मैंने और मेरी माँ ने बहुत कुछ सहन किया है। तुम्हारे घर के सारे काम भी हम चारों बहनें ही करती थी। मेरी छोटी बहन, जिसका अभी बचपन भी नहीं गया है, मात्र 15 साल की है, वह भी तुम्हारे पूरे घर की साफ सफाई करती है। मैं पूरे रसोई संभालती थी। माँ तुम्हारे पूरे फूल पौधों में पानी देती थी। कुछ फोकट में नहीं रखती थी तुम्हें अपने घर में। अब इन्हीं कामों के लिए तुम्हें काम वाली रखना पड़ेगा, सफाई वाला रखना पड़ेगा, माली रखना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें हमारी कीमत पता चलेगी। और भैया, आप अपनी बहनों से और अपनी बूढ़ी माँ से इतने सारे काम करवाते थे, लेकिन कभी भी एक शब्द नहीं कहते थे। वैसे भी साथ में रहकर आपने हमारी कौन सी इज्जत की। इससे तो अच्छा है कि हम इधर से निकलकर बाहर ही रहेंगे। देख रहे हो अपनी बहन के तेवर, हाथ में एक पैसा नहीं है, लेकिन अकड़ 7वें आसमान पर है। भाभी, यह अकड़ नहीं है बल्कि स्वाभिमान है। पार्वती जी बेटी को शांत करते हुए कहती है, बेटी शांत हो जाओ। शहर में आकर बेटा इतना बदल जाएगा, इसकी कभी मैंने उम्मीद नहीं की थी। अब बहू तो पराई थी, लेकिन बेटा भी बदल गया है, तो इधर रहकर भी हम क्या करेंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारे घर से जा रहे हैं। जाते जाते पार्वती जी बहू से कहती हैं, बहू, तुम्हें जिस पैसे और रुपये का इतना घमंड है ना, एक दिन देखना मेरी बेटियां तुम्हारा घमंड तोड़ेंगी और कामयाबी के ऐसे मुकाम को छुएंगी जिसकी कभी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। पार्वती जी की बात सुनकर बहू हंसने लगी और कहती है, हाँ हाँ, क्या आता है तुम्हारी बेटियों को? झाड़ू पोछा करना
किसी के घर में जाकर यही कर सकती है, और तो और उन्हें कुछ आता ही नहीं है। झाड़ू पोछा करके बर्तन धोकर अपना गुजारा करेंगी, मेरी बराबरी करनी चली है। बहू उनके हाथों में सामान पकड़ाकर पार्वती जी और उनकी बेटियों को घर से बाहर धक्का दे देती है और कहती है, पलटकर दोबारा मेरे घर में वापस नहीं आना। पार्वती जी बेटे की तरफ बड़ी आस से देखती है। बेटा भी चुपचाप सर झुकाकर घर के अंदर चला जाता है। पार्वती जी और उनकी बेटियां भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सबसे ज़्यादा बेटे को मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखते रहना दुखी करता है। बेटे का व्यवहार पार्वती जी को खाए जा रहा है, लेकिन क्या कर सकती है? क्या उसे अपनी माँ और बहन के आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं? चारों बेटियों को लेकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी सबसे छोटी बेटी रोने लगती है और कहती है कि माँ, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? क्या इसी पेड़ के नीचे हमें रहना होगा? बेटी की बात सुनकर पार्वती जी चारों बेटियों को गले लगा लेती है और हिम्मत देते हुए कहती है, नहीं बेटा, एक दिन हमारा अपना भी घर होगा। हम भी अपने घर में शान से रहेंगे। सारी सुख सुविधाएं होंगी, कोई कमी नहीं होगी हमारे पास। बस कुछ दिनों की मुसीबत है, हमें इसे पार करना है और सुख दुख सबकी जिंदगी में चलता रहता है। हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है। भगवान शायद परीक्षा ले रहे हैं ना, तभी तो 6 महीने पहले तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए और अब तुम्हारे भाई ने भी हमें छोड़ दिया है। लेकिन यह समय भी बीत जाएगा, एक दिन देखना हमारा समय आएगा। इस तरह से अपनी बेटी को पार्वती जी हिम्मत देती है। पार्वती जी की हिम्मत की वजह से ही उनकी बड़ी बेटी सीमा भी बड़ी हिम्मत वाली है। शाम होते होते सबको भूख लगने लगी। माँ, इधर आसपास मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। जब से भैया के पास शहर में आए हैं, भैया कहीं हमें लेकर गए ही नहीं, जिससे शहर जाना पहचाना लगे। पास में ही किसी मंदिर की घंटी की आवाज़ आ रही थी। चलो इधर ही चलते हैं, हो सकता है उधर हमें कुछ खाने को मिल जाए। पार्वती जी अपनी बेटियों को लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ती हैं। देखा तो मंदिर में भगवान की दया से भंडारा हो रहा था। पार्वती जी बेटियों के साथ भंडारे का भोजन करती हैं और भगवान का लाख लाख धन्यवाद करती हैं कि आज तो तुम्हारी सत्ता पर पूरा भरोसा हो गया कि तू किसी को भी भूखा नहीं सोने दे सकता है। 1-2 दिन पार्वती जी के मंदिर में ही वहाँ का प्रसाद खाकर निकल जाते हैं, लेकिन फिर वह अपनी बेटियों से कहती है कि बेटा, हम इस तरह से ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अपने लिए कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, तभी हम पैसा कमा पाएंगे और अपने लिए छत ले पाएंगे और मेहनत से ही 2 वक्त का खाना खा पाएंगे। लेकिन माँ, हमारे हाथ में तो एक भी पैसा नहीं है और बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने कानों के छोटे छोटे कुंडल को उतारते हुए सीमा के हाथ में देकर पार्वती जी कहती है कि बेटा, हम इन सोने के कुंडल को बेच देंगे। वैसे तो मेरा मन इन कुंडल को बेचने का नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पिताजी ने बड़े ही मन से मुझे दिए थे। क्या करें, मेरी बेटियों से ज़्यादा मेरे लिए कुंडल जरूरी नहीं है। पर माँ, हमें तो पता भी नहीं है कि हम इनको कहाँ बेचेंगे। तभी मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए एक सेठ सेठानी उन्हें दिखाई देते हैं। पार्वती जी उनके पास जाती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं, आप मुझे बड़े ही धनी व्यक्ति लगते हो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आप मेरे सोने के कुंडल ले लीजिए, खरे सोने के हैं, चाहे तो इनको चेक भी कर सकते हैं। आप इसके बदले में जितनी भी कीमत आपको ठीक लगे मुझे दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वह सेठ सेठानी बहुत ही भले दिल के लोग थे। तुम कुंडल क्यों बेच रही हो? बस कुछ मजबूरी है साहब, 4 बेटियों की जिम्मेदारी है, इसीलिए बेचने पड़ रहे हैं। इतना कहते कहते पार्वती जी की आंखों से आंसू भर आए। कहाँ हैं तुम्हारी बेटियाँ? सेठानी ने पूछा तो पार्वती जी ने सीढ़ियों पर बैठी हुई अपनी 4 बेटियों की तरफ इशारा किया। सेठ जी पूछते हैं कि तुम
इन पैसों से क्या करोगी? इससे तो कुछ दिनों का ही खर्च चलेगा। मैं सब्जी का ठेला खरीद लूंगी और अपनी बेटियों के साथ सब्जियां बेचूंगी। इतना कहते ही फिर से आंखों में आंसू भर आए। सेठ सेठानी पार्वती जी की मजबूरी को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। वह कुंडल खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बदले में उन्हें 25,000 रुपये दे देते हैं। 2 दिन बाद सेठ सेठानी फिर से मंदिर आते हैं तो देखते हैं पार्वती जी ने वहीं मंदिर के पास ही एक सब्जी का ठेला लगाया हुआ है, जिस पर सभी ताजी सब्जियां रखी हैं। अपनी बेटियों के साथ सब्जियों को बेच रहे हैं। पार्वती जी की ईमानदारी को देखकर सेठ सेठानी उनके पास जाते हैं, जिन्हें देखते ही पार्वती जी कहती हैं, अरे साहब बताओ, आपको क्या सब्जी चाहिए? आपने हमारे ऊपर इतना एहसान किया है, हम आपको ऐसे ही सब्जी दे देंगे। नहीं नहीं, हम सब्जी लेने नहीं आए हैं, बल्कि तुमसे कुछ और कहने आए हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो अपनी बेटियों के साथ मेरे घर पर आकर रह सकते हो। दरअसल हम दोनों पति पत्नी बहुत बड़े घर में अकेले रहते हैं। हमारी कोई संतान नहीं है। शादी को पूरे 50 बरस हो गए हैं। खाली घर काटने को दौड़ता है। घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर में कोई ना कोई बात करने वाला तो चाहिए ही। ना ही कोई अपना बचा है जो हमसे बात करे। तुम्हें मेरी जरूरत है और मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग मेरे घर पर आकर रहें। साहब, मैं बिना कुछ काम धाम के आपके घर में ऐसे ही नहीं रह सकती हूँ। अगर आपके घर में कुछ काम धाम हो तो आप मुझे काम के बदले पैसे देंगे तो ही मैं आपके घर में रहूंगी। जिसे सुनकर सेठ सेठानी खुश हो जाती हैं और सच में पार्वती जी और उनकी बेटियां बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी हैं। मुफ्त में रहने को और खाने को मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसे स्वीकार नहीं किया। मेरा घर बहुत बड़ा है और बहुत सारे काम भी हैं। मेरा रसोइया काम छोड़कर चला गया है। मेरी पत्नी को खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर तुम्हें खाना बनाने का, घर की साफ सफाई का काम आता हो तो मेरे घर में आकर रह सकती हो। बहुत सोच विचारने के बाद पार्वती जी ने अपनी बेटियों के साथ सलाह मशवरा किया। सीमा यह निर्णय लेती है कि माँ, हमें काम भी मिल रहा है और रहने के लिए छत भी मिल रही है, तो अच्छा ही है कि हम सेठ जी के घर चलते हैं। काम भी करते रहेंगे और उसके बदले हमें पैसे भी मिलेंगे। ठीक है सेठ जी, आज तो नहीं, कल से हम आपके घर आ जाएंगे। आप बता देना हमें कहाँ आना है। ठीक है, हम आपको खुद कल लेने आ जाएंगे। इधर ही हमें मिल जाना। इतना कहकर सेठ सेठानी घर के लिए चले गए। तभी मंदिर में पार्वती जी के बहू बेटे भी आते हैं और पार्वती जी को उनकी चारों बेटियों के साथ सब्जी का ठेला लगाए हुए देखते हैं। पहले तो बहू ठहाका लगाकर हंसती है, फिर कहती है, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी माँ बेटी की यही औकात है। या तो किसी घर में झाड़ू पोछा करोगी या बर्तन धोगी, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम सड़कों पर सब्जी बेचोगी। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें अपने किसी सहेली या सोसाइटी मेंबर से नहीं मिलाया, वरना वह लोग क्या सोचते। और तुम्हें यही शहर मिला था सब्जी बेचने के लिए। मेरे बारे में कम से कम सोच तो लिया होता। बहू, अगर आज मुझे सब्जी का ठेला लगाना पड़ रहा है तो इसकी जिम्मेदार भी तुम दोनों ही हो, क्योंकि हम दोनों के कहने पर ही मैंने गांव की जमीन और घर बेचा था। लेकिन शहर में आकर बेटा इतना स्वार्थी निकल जाएगा जिसकी हमने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। अगर गांव में मेरा घर और जमीन होता तो हम उधर वापस चले जाते, लेकिन इन दोनों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारा सब कुछ छीन लिया और उसके बाद घर से निकाल दिया। लेकिन एक दिन हमारा जरूर समय आएगा, और जितना आज मेरा और मेरी बेटियों का मजाक बनाती हो, एक दिन देखना तुम्हारी बराबरी पर मेरी बेटियां खड़ी होकर दिखाएंगी। वह बहू से फिर हंसते हुए कहती है, क्यों मजाक करती हो बुढ़िया?
सब्जी का ठेला लगाकर तुम्हारी बेटियां मेरी बराबरी करेंगी? जाओ बुढ़िया, मेरे घर के पास से सब्जी का ठेला हटाओ। सब्जी के ठेले से सब्जियों को उठाकर अमित फेंक देता है। सीमा और वह तीनों बहनें सब्जियों के फेंकने से मना करती हैं, लेकिन सब्जियों को फेंककर वह बेटा कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। आज पार्वती जी और उनकी बेटियों की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उन सबके दिल में एक तमन्ना जाग उठी थी कि अब बस किसी तरह से बड़ा आदमी बनकर दिखाना है, खूब सारे पैसे कमाने हैं और भाई भाभी को दिखाना है कि पैसा कमाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े, हम चारों बहनें मेहनत करेंगी, लेकिन अपनी माँ का सर कभी नहीं झुकने देंगी। माँ, तुम चिंता मत करो। सुबह सुबह मंदिर के पास पार्वती जी अपनी बेटियों के साथ बैठी थी कि सेठ सेठानी कार लेकर उन्हें लेने आ गए और भगवान के दर्शन करने के बाद उन सबको अपने घर ले गए। सच में सेठ जी का घर बहुत बड़ा था, लेकिन उस घर में रहने वाले सिर्फ 2 ही सदस्य थे। बाहर की तरफ एक पोर्शन बना हुआ था जो कि उनके घर के रसोइये का था। पार्वती जी बेटियों के साथ उस पोर्शन में रहने लगती है। एक दिन सेठानी क्या देखती है कि पार्वती जी की दोनों बड़ी बेटियां घर का सारा काम निपटाने के बाद फटी पुरानी सी किताबों से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। क्या पढ़ रही हो बेटा? कुछ नहीं मैडम जी, यह मेरी पुरानी किताबें हैं। पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छूट गई, इसीलिए अपनी पुरानी किताबों को पढ़कर मन बहला लेती हूँ। क्या तुम्हें पढ़ने का शौक है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कल ही हम तुम्हारा किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। तुम्हारा ही क्यों, तुम चारों बहनों का कॉलेज और स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। आराम से पढ़ाई करना। सेठानी की बात सुनकर चारों बेटियों की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। पढ़ाई की बात आने पर एक बार भी उनकी बेटियां मना नहीं करती हैं। घर के सारे काम धाम करने के बाद पार्वती जी की चारों बेटियां मन लगाकर पढ़ाई करती। सीमा का LLB करने का सपना था और वह जल्द ही अपने सपने को पूरा कर लेती है। दूसरे नंबर की बेटी पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी, वह भी पुलिस विभाग में एक अफसर बन जाती है। तीसरे नंबर की बेटी को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वह कहती है कि उसे अपना बिजनेस करना है और वह एक छोटा सा बुटीक का बिजनेस भी शुरू करती है और धीरे धीरे उसका बिजनेस बहुत बढ़ता चला जाता है, खूब मुनाफा होता है और छोटी बेटी UPSC की तैयारी कर रही है। इसी तरह करते करते पूरे 6 साल बीत गए। दूसरी तरफ इन 6 सालों में अमित और सुरेखा की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। सुरेखा के पिताजी, जिसके बिजनेस में अमित पार्टनर था, उनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। सारा बिजनेस का भार अमित के कंधों पर आ गया था। अमित बिजनेस में पार्टनर जरूर था, लेकिन उसे बिजनेस को चलाने की बारीकियों का पता नहीं था और ना ही उसने कभी उन्हें सीखने की कोशिश की। सिर्फ ऊपरी तौर पर वह अपनी पत्नी के पिता का साथ देता था, जहां धीरे धीरे उसे बिजनेस में घाटा होता गया और एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा बिजनेस बिकने के कगार पर आ गया। आज वही दिन है। पूरे शहर में हल्ला है कि राय साहब के बिजनेस की बोली लगने वाली है। करोड़ों रुपये की बोली लगेगी। बोली लगाने का एक निश्चित समय तय किया गया। शहर का एक बहुत बड़ा हॉल है जहां पर अमित और सुरेखा बैठे हुए हैं। पिता के बिजनेस को डूबते हुए और बिकते हुए देखकर सुरेखा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करे, उन लोगों के पास अब बिजनेस को बचाने के लिए इतना पैसा नहीं है कि उसे फिर से वह खड़ा कर सके। अगर बेचेंगे नहीं तो और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। पूरा घर बार बेचने के बाद भी वह अपने बिजनेस को नहीं बचा पाए। बिजनेस को बचाने के चक्कर में सुरेखा और अमित को अपना घर तक भी बेचना पड़ा। सारे जेवर भी बेच दिए।
लेकिन फिर भी बिजनेस को नहीं बचा पाए। आखिर में एक छोटा सा कमरा लेकर उसमें दोनों रह रहे हैं। पूरा हॉल लोगों के से खचाखच भरा हुआ है। अलग अलग लोग अलग अलग बोली लगा रहे हैं। बोली 1 करोड़ से शुरू होती है। दूसरा व्यक्ति 1 करोड़ 20 लाख बोल देता है। फिर एक और व्यक्ति होता है जो 1 करोड़ 50 लाख की बोली लगाता है। 1 करोड़ 50 लाख की बात डन होने वाली थी, तभी पीछे बैठी हुई एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और वह 2 करोड़ की बोली लगाती है। 2 करोड़ की बात सुनकर पीछे पलटकर सभी लोग देखने लगते हैं कि कौन है जो बिजनेस को 2 करोड़ में खरीद रहा है। पीछे सीमा अपनी माँ के साथ बैठी हुई है, जिसने 2 करोड़ की बोली लगाई है। 2 करोड़ पर बात डन हो जाती है। बाद में स्टेज पर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लड़की को बुलाया जाता है। लड़की अपने साथ अपनी माँ को भी लेकर आई है। दोनों लोग स्टेज पर आती हैं और सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। अरे, यह तो हमारे शहर की बहुत बड़ी वकील सीमा है और साथ में उसकी माँ पार्वती जी है। यह सुनकर अमित और सुरेखा दोनों को गौर से देखते हैं, क्योंकि दोनों के चेहरे की रंगत बदल गई है। माँ जब उनके पास रहती थी तो एकदम दुबली पतली थी, सूती साड़ी पहनती थी, लेकिन आज उन्होंने सिल्क की महंगी साड़ी पहनी हुई है। बेटे ने माँ को स्टेज पर देखा। गले में एक बहुत बड़ी मोटी सी चैन पहनी हुई थी, हाथ में घड़ी पहनी हुई है। पास में नीले रंग का सलवार सूट पहने उसकी बहन खड़ी थी, जिसे देखकर बहू बेटे के होश उड़ गए। यह कैसे हो सकता है अमित? चीटी काटते हुए उसकी पत्नी कहती है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? क्या ये वही लोग हैं जिनको मैंने घर से धक्का मार कर निकाला था, या कोई और है? यह तो मेरी माँ और बहन सीमा है। हमारा डूबता हुआ बिजनेस खरीदा है। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। तभी स्टेज पर अमित को बुलाया जाता है। सामने अपने बेटे बहू को देखकर पार्वती जी और उनकी बेटी भी चौंक जाती है। थोड़ी ही देर में सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद अमित बिजनेस के सारे कागजात सीमा को हैंड ओवर कर देता है। तभी सीमा का ड्राइवर आता है और कहता है, मैडम मेरे साथ चलिए, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, हम आपका इंतजार कर रहे थे। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर का केस आपके पास आया है, वह सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलिए। फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद सीमा माँ का हाथ पकड़कर कार के पास लेकर जाने लगती है। पार्वती जी और उनकी बेटी के पास इतना सारा पैसा और सम्मान देखकर बहू सुरेखा के होश उड़ गए। सब्जी का ठेला लगाने वाली बुढ़िया इतने आगे कैसे बढ़ गई? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन आज आंखों के सामने जो भी देखा वह सच था। तभी बहू कहती है, अब तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारी माँ बहन के पास इतना सारा पैसा है। जाओ, मेरे पिताजी के डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए उनके आगे हाथ पैर जोड़ो, गिड़गिड़ाओ, पैसे मांगो और मेरे पिताजी के बिजनेस को फिर से उठाओ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सुरेखा बहुत साल पहले उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। अब किस मुंह से उनके पास जाऊंगा? क्यों, आज तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा है तो क्या अपने बेटे की मदद नहीं करेंगी? तुम उनके बेटे हो। तुम्हें रोता गिड़गिड़ाता हुआ देखेंगे तो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे और उनका दिल पिघल जाएगा। भागे भागे बेटे और बहू उनके पास आते हैं और कहते हैं, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। घड़ियालू आंसू निकालते हुए सुरेखा भी कहती है, माँ जी हमें माफ़ कर दो, अपने बेटे को देखो कितना परेशान है। भाभी की बात सुनकर सीमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। कहती है, अच्छा भाभी, जब आप लोगों ने हमें घर से धक्के मारकर निकाला था तब हम भी परेशान थे। आप लोगों ने हमारी मदद नहीं की थी, तो आज हमसे अपनी मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हो? और भाभी,
तुम्हें तो अपने पैसों का बहुत घमंड था। आज कहाँ गया तुम्हारा पैसा और घमंड, जहाँ मुझसे बात करना भी तुम्हें गवारा नहीं था। आज मेरे सामने हाथ जोड़कर पैसों के लिए गिड़गिड़ा रही हो। तभी पार्वती जी बेटे के गाल पर एक थप्पड़ लगाते हुए कहती हैं, क्यों बेटा, तुम्हारे घर से जाते वक्त मैंने कहा था ना कि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। मैंने कहा था ना कि एक दिन मेरी बेटियां तुम्हारे बराबर खड़ी होकर दिखाएंगी, और आज देखो मेरी बेटियां तुमसे बहुत आगे निकल गई हैं। तुम्हें अपने पैसे का और अपने इस स्टेटस का बहुत ज़्यादा घमंड था, तो देखो पूरे शहर में मेरी बेटियों के चर्चे हैं। सभी लोग गर्व के साथ यह बताते हैं कि वह देखो पार्वती जी, जिनकी 4 बेटियां हैं। बड़ी बेटी शहर की सबसे बड़ी वकील है, दूसरी बेटी पुलिस ऑफिसर है, तीसरी बेटी शहर में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस चलाती है, और मेरी चौथी बेटी का आज ही यूपीएससी का उसका रिजल्ट आने वाला है और वह पास भी हो जाएगी। वह भी अब पुलिस ऑफिसर बन जाएगी। जब लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हैं तो फिर से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मेरी बेटियां मेरी शान है। यह सुनकर सुरेखा आग बबूला हो जाती है। मन में सोचती है, मैं तो समझ रही थी कि इसकी एक ही बेटी वकील बनी है, बाकी तो वैसी ही होंगी, लेकिन इसकी तो 4 बेटियां पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी अफसर बन गई हैं। जलन के मारे सुरेखा जली कुड़ी जा रही थी। अमित कहता है, माँ, अगर वह 4 आपकी बेटियां हैं तो मैं भी तो आपका बेटा हूँ। आज आपके बेटे को आपकी ज़रूरत है, क्या आप मदद नहीं करोगी? कैसी मदद? कौन सी मदद? तुम्हारा जैसा बेटा होने से तो अच्छा है कि मुझे एक और बेटी होती तो भला होता। मुझे नहीं चाहिए था तुम्हारा जैसा स्वार्थी और लालची बेटा, जिसे पैसों के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, ना तो अपनी माँ और ना ही अपनी बहन, बस अपनी पत्नी के कहने में चलता है। तुमने कभी अपने बेटे होने का कोई फर्ज निभाया है और मुझे फर्ज का ज्ञान दे रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया था, इसकी लिस्ट अगर निकाल कर दे दूंगी तो गिनतियां करते रह जाओगे। इसीलिए हट जाओ मेरे रास्ते से। जिस माँ का सब्जियों का बेचना भी तुम्हें गवारा नहीं था, कभी यह चिंता नहीं की कि माँ को घर से निकाल दिया तो क्या खाएगी बाहर, अनजान शहर में कैसे रहेगी। इसीलिए अब मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। और बहू, ध्यान रखना, कभी भी पैसे का घमंड मत करना, क्योंकि घमंड किसी का नहीं चलता है। पैसे तो हाथ का मैल होता है, आज है तो कल नहीं है। तभी एक और लंबी सी गाड़ी आती है, जिसमें से पार्वती जी की 3 बेटियां उतरकर बाहर निकलती हैं। तीनों कहती हैं, माँ जल्दी से मंदिर चलो, मैंने मंदिर में दान करने के लिए सब कुछ खरीद लिया है। बस आपको अपने हाथों से बहुत सारा सामान दान करना है। आज मेरी 4 बेटियां इतनी आगे बढ़ गई हैं, इतनी तरक्की कर ली है, और देखो हमारी छुटकी ने भी यूपीएससी क्लियर कर लिया है और वह भी पुलिस ऑफिसर बन जाएगी। पार्वती जी सलाम देकर अपनी छोटी बेटी को गले से लगा लेती है। इधर सास और ननद के ठाठ को देखकर सुरेखा के पसीने छूट रहे थे। उस दिन को याद कर रही है जिस दिन उसने इन 5 को घर से निकाला, और आज देखो सभी बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हो गई हैं और मैं सड़क पर आ गई हूँ। पार्वती जी 4 बेटियों के साथ कार में बैठकर मंदिर के लिए निकल पड़ती है। बेटे बहू की तरफ पलटकर भी नहीं देखती। पार्वती जी की 4 बेटियों ने मिलकर शहर में एक बड़ा सा घर खरीद लिया, जहाँ पर वह रहती हैं, और अपने साथ मदद करने वाले सेठ सेठानी को भी रखते हैं, क्योंकि उन दोनों ने पार्वती जी और उनकी बेटियों के साथ जो किया है, इतना तो कोई अपना सगा भी नहीं करता है। बहुत सारे एहसान थे उन लोगों के, इसीलिए बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ना पार्वती जी को सही नहीं लगा। इसीलिए अपने घर ले आई और उनके ठीक से देखभाल करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कहाँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा,
और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में नए विचारों के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उन्हें इज्जत दीजिए, क्योंकि जिस घर में माता पिता हंसते हैं, खुश रहते हैं, वही घर खुशहाल रहता है।